अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज तकरीबन 1.5-2 साल के बाद मैं आपके लिए एक व्लॉग लेके हाजिर हो गया हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कंपाला में अपने घर में, और अभी मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद की दारुस्सलाम तंजानिया के लिए। तो आपको मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में बताया था कि युगांडा में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, और तकरीबन हमारे घर से कोई मेरा ख्याल है 40-45 किलोमीटर दूर है। तो टैक्सी पीछे आ गई है, 1-1.5 घंटे का सफ़र होगा, और बाकी डिटेल्स आपको मैं एयरपोर्ट जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई इस टाइम मैं जा रहा हूँ एंटेबे एयरपोर्ट, और एंटेबे युगांडा से दारुस्सलाम तंजानिया की तकरीबन 1.5 घंटा से 2 घंटे की फ़्लाइट है। आप तंजानिया युगांडा से बाय रोड भी जा सकते हैं। बहरहाल ये है कि तकरीबन कंपाला से दारुस्सलाम 1600-1700 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 2 दिन का सफ़र है यहाँ से। हालांकि बॉर्डर इतना दूर नहीं है, युगांडा और तंजानिया का जो बॉर्डर है कंपाला से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। बहरहाल तंजानिया इटसेल्फ बहुत बड़ा मुल्क है युगांडा के मुकाबले में, तो बॉर्डर से लेकर आगे जो सफ़र होगा हमारा डोडोमा का या दारुस्सलाम का या अरूशा का, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से बाय एयर जाना ज़्यादा मुनासिब है। और जो बाकी पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए तंजानिया की वीज़े की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं इसी वीडियो में बाद में जाके बताऊँगा। एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि आपको मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा लेक विक्टोरिया के बारे में बताया भी और आपको दिखाया भी है। और ये जो लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, और लेक विक्टोरिया को 3 मुल्क शेयर करते हैं, तंजानिया, युगांडा और केनिया। और लेक विक्टोरिया का सबसे बड़ा पार्ट तंजानिया में, उसके बाद युगांडा, और थोड़ा सा बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो केनिया में। मैं हर चीज़ क्लियर करवा के अभी वेटिंग में आके बैठ गया हूँ। तकरीबन 10-15 मिनट रह गए मेरी बोर्डिंग में। तकरीबन मैं 1 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया था, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा लगा है चेक इन में, इमिग्रेशन में। वैसे 15-20 मिनट लगते हैं सारे, पर आज काफ़ी ज़्यादा रश था एयरपोर्ट, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। और बस अभी 10-15 मिनट बाद बोर्डिंग शुरू हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट मेरी फ़्लाइट है तंजानिया के लिए। कोई ट्रांजिट नहीं, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है, क्योंकि मैं अभी फ्लाई कर रहा हूँ युगांडा एयरलाइन के साथ। युगांडा एयरलाइन भी नई एयरलाइन, तकरीबन 2-3 साल हुए हैं अभी नए जहाज़ दिए और नई एयरलाइन शुरू की है। तो भाई प्लेन के पास पहुंच गए हैं, और फ़्लाइट थोड़ी सी लेट थी। बाकी डिटेल आपको मैं दारुस्सलाम पहुंच के बताऊंगा। और ये पीछे जहाज़ खड़ा हुआ, छोटा सा जहाज़ है, इतने लोग भी नहीं है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि फ़्लाइट भी इतनी लंबी नहीं है, 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है सारी। Kuzunguka kiuno, funga na ukaze sawasawa. Kulijaza upepo, vuta. तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह तंजानिया में लैंड हो गया हूँ, और एयरपोर्ट से बाहर निकल के अभी आपको मैं दिखाऊंगा व्यू कैसा है और कैसा फर्स्ट इंप्रेशन है इधर का। तो तकरीबन शाम के 6 बज चुके हैं, और कितनी खूबसूरत यहाँ पे आवाज़ चल रही है, बेहतरीन मौसम है। और बस अभी मैं यहाँ से कोई टैक्सी का इंतज़ाम करूँगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे हम दारुस्सलाम टाउन में। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ होटल में, और मैं पहले बोर्ड वाले को क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ सब कुछ।
तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया अपने हॉस्टल में। हालांकि मैंने बुकिंग कोई नहीं कराई थी, मैंने चेक किया था ऑनलाइन, इनके पास रूम्स भी अवेलेबल थे और डोमेट्री भी अवेलेबल थी। पर मेरा ये प्लान था कि इनसे एक रूम रेंट करूँगा, पर सारा सोल्ड आउट था। पर ये कि मेरी किस्मत अच्छी है कि एक जो है मुझे बंक बेड मिल गया, बाकी हर चीज़ बुकड है। और बाकी आपको मैं अभी बताता हूँ कि क्या प्रोसेस था। तंजानिया एयरपोर्ट में तंग वगैरह नहीं किया उन्होंने। ये कि ज़रा सी फ़्लाइट लेट हो गई थी, मेरे ख्याल से तकरीबन घंटा सवा घंटा फ़्लाइट लेट थी हमारी। फिर भी मेरे ख्याल है कि तकरीबन 1 घंटा 20-30 मिनट में हम एंटेबे से दारुसलाम पहुँच गए। इतना लंबा सफ़र नहीं था। उसके बाद आगे पहुँचे, एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से कोई हार्डली 10-15 मिनट लगे होंगे एयरपोर्ट से क्लियरेंस लेते। वीज़ा मेरे पास था ऑलरेडी, इमिग्रेशन में वीज़ा दिखाया उन्होंने, स्टैंप लगाई है, बस बात ख़त्म। उसके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट पे तकरीबन मुझे मेरे ख्याल से घंटा सवा घंटा लग गए थे कुछ टैक्सी वगैरह ढूंढने में या मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से आना था सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में अभी नहीं हूँ दरअसल, मतलब ये कि 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हूँ। इस जगह का नाम है मसाकी। और मेरा ख्याल है दारुसलाम की ज़रा सी एक्सपेंसिव जगह है। और आपको मैंने रास्ते में दिखाया बड़ा खूबसूरत एरिया भी। तो खैर रात होगी इंशाल्लाह, कल आपको मैं सुबह सारा दिखाऊंगा ये एरिया तफसील से। और सबसे मज़े की बात कि मेरा इरादा था कि मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर यहाँ तक आऊँगा, पर जब मैंने उससे पूछा, अलग टैक्सी की जो प्राइस है नॉर्मल एयरपोर्ट से इस जगह का तकरीबन 19-20 किलोमीटर है मैक्सिमम। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, जहाँ भी एयरपोर्ट टैक्सी होगी वो उनकी कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा पैसे ले सकें वो लेते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 50,000 तंजानिया शिलिंग मांग रहे थे। पहले तो वो कह रहे थे $45-50, उसके बाद 50,000 शिलिंग पे आए हैं। और आपको तंजानिया करेंसी की मैं बता दूं कि ये युगांडा शिलिंग के करीब करीब ही है। मतलब $1 जो है वो तकरीबन 2800 से 2600 तंजानिया शिलिंग बनते हैं। और युगांडा शिलिंग की बात करेंगे तो $1 के तकरीबन 3500-3600 शिलिंग बनते हैं। तो ऑलमोस्ट आस पास में ही है। तो पहले $45-50 मांग रहे थे, फिर 50,000 शिलिंग पे आए हैं, तंजानिया शिलिंग पे आए हैं, उसके बाद 40,000 पे आए हैं। बहरहाल स्टिल को मुझे मसला नहीं था पे करने के लिए, पर मैं वैसे ही मेरा इरादा था घूम फिर के आराम से टैक्सी लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। मेरे साथ एक लड़का भी था, बड़ा अच्छा लड़का था, अब्दुल्ला नाम था उसका। उसके साथ मैं निकल गया बाहर। और वहाँ पे जो है ना एक बोडे वाला बंदा मुझे आके मिल गया। बोडे मतलब ये कि बाइक जो टैक्सी उसे कहते हैं बोडा बोडा। वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया, जने आज जाते हैं जी, जाते हैं जी, जाते हैं, यहाँ पे भी जाम होगा, ट्रैफिक होगी, बोडे में जब जल्दी पहुँच जाएंगे, बस 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। और उसकी बात ठीक भी थी। वहाँ से मेरे ख्याल से उसने मुझसे मांगे हैं कोई 10,000 नहीं 15,000 मांगे। मैंने उसे बोला 10,000 हमारी बात हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 25 मिनट 30 मिनट में हम एयरपोर्ट से मसाकी पहुँच गए हैं, जहाँ मेरा हॉस्टल है। और बेहतरीन रास्ता था, साफ़ सुथरा रोड था, कोई इतना जो है ना बाइक में मसला नहीं हुआ। और अगर गाड़ी पे आते तो वही 20-30 मिनट 1.5-2 घंटे लग जाते, क्योंकि रात का टाइम है, जाम होता है इस टाइम पे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस था। फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा है दारुसलाम का, तंजानिया का। और बाकी अभी आपको मैं हॉस्टल भी दिखाता हूँ। और इस जगह के मैंने पे किए पर नाइट के $17। ऑनलाइन में चेक कर रहा था वही $11-12 आ रहे थे। अब यहाँ पे हैं 17 है। बहरहाल ठीक है, मांग सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारा हॉस्टल ही बुकड आउट है। तो अभी तकरीबन 9 का टाइम हो गया है और मैं भी बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। तो आसपास में 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, चेक करते हैं, जो पसंद है वहाँ पे ट्राई करेंगे खाना। तो भाई मैं आगे एक बड़े बेहतरीन कैफ़े में, कैफ़े या रेस्टोरेंट है सलाम के नाम से, हलाल फूड है और बेहतरीन इन्वायरमेंट है यहाँ पे। ऑर्डर मैंने किया है शवरमा, फ्राइज़ और जूस। खाना आता है, टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे। भाई खाना आ गया और अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं जी कैसा टेस्ट है शवरमा का। ठीक है, नॉर्मल है। तो भाई खाना खा लिया है और बिल भी मुनासिब बना है, खाना भी ठीक था इस हिसाब से। मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ 27,000 तंजानिया शिलिंग बिल बना था। और अगर युगांडा में भी इस तरह खाना खाया जाए तो मेरा ख्याल से इतनी बिल बन सकता है, कुछ 30-35-40 हज़ार शिलिंग। मेरा ख्याल है युगांडा थोड़ा सा महंगा है इससे, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी पॉश एरिया है। उसके अलावा रेस्टोरेंट भी काफ़ी लग्जरी था, तो ठीक था, खाना भी अच्छा था, बिल भी ठीक बन गया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गया और नमाज़ पढ़ ली है। तकरीबन 6-6:30 का टाइम हो गया है।
सारे लोग सो रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि कल सैटरडे नाइट थी। यहाँ पे लोग पार्टी वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, हफ्ते की रात को इतवार पर दिन सोते हैं, फिर सोमवार को काम होते हैं इनके। तो कल आपको मैं वीज़े के बारे में बता सका। तंजानिया का वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। तो वीज़ा जो तंजानिया का भाई वो ई वीज़ा है, मेरे ख्याल से कुछ 90 दिन का इनका वीज़ा होता है। जो ऑर्डिनरी वीज़ा है वो 90 डेज़ का वीज़ा होता है। ये भी डिपेंड करता है आपको एयरपोर्ट से कितने दिन की एंट्री मिलती है, 30 दिन की, 2 महीने की या 3 महीने की। बहरहाल जो वीज़ा मिलता है वो 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। अभी आपको मैं इजी प्रोसेस का बता देता हूँ। मैंने वीज़ा खुद अप्लाई किया था ऑनलाइन, बड़ा आसान काम था। मेरा ख्याल है मेरे 8-10 दिन में वीज़ा मेरा आ गया था। 2 हफ्ते का टाइम होता है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, पर 2 हफ्ते में बता दें। मेरा ख्याल से 8-10 दिन में प्रोसेस हो गया था, मुझे मेल आ गई थी। ऑनलाइन की वेबसाइट है तंजानिया ई वीज़ा के नाम से, वहाँ पे आप जाएंगे, फिर ऑप्शन होंगे 3, चेक एप्लीकेशन या वीज़ा स्टेटस जो भी है, आपने वहाँ पे चेक करना है अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसमें हर चीज़ आप डिटेल्स, इजी डिटेल्स, आपने सारी डिटेल्स डालनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तंजानिया में आपको इन्विटेशन चाहिए, कोई बंदा यहाँ पे होना चाहिए जो आपको होस्ट करे। अच्छा, उसके लिए आपने क्या प्रोसेस करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी कराएं होटल बुकिंग जो आप कराएंगे, होटल बुकिंग आपको वहाँ पे आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, बिज़नेस का नाम भी मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, हर चीज़। अब जो आप होटल बुकिंग कराएंगे आप वही होटल बुकिंग जो है ना अपने होस्ट एज एन होस्ट अपने वीज़ा में डाल सकते हैं और वो आपका इनविटेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं कि कोई यहाँ पे स्पेशली बंदा होना चाहिए जी जो आपको कॉल करे, बुलाए, आपको लेटर भेजे, वो कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो अपनी होटल बुकिंग कराएंगे वही आपने अपने एप्लीकेशन में अटैच कर देनी है। और बड़ा आसान काम है। $50 इसकी फ़ीस है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से या वीज़ा कार्ड से फ़ीस पे हो जाती है। तो बाकी अभी इंशाल्लाह मैं कुछ दिन यहाँ पे हूँ, 10-15 दिन का मेरा ट्रिप है ये। पहले मेरा इरादा कि 3-4-5 दिन मैं दारुस्सलाम में रहूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है मैं ज़ंज़ीबार जाऊँगा कुछ 7-8 दिन के लिए। बाकी इंशाल्लाह फिर आपको मैं बाद में जाके बताऊँगा कि तंजानिया आना वर्थ इट है या नहीं। तो चलें जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई जो आपने लास्ट क्लिप देखा था उस टाइम मैं था तंजानिया में दारुस्सलाम में, और वो जुलाई का एंड था। और अभी मैं मौजूद हूँ कंपाला में, बॉन्ड में, अपनी एक मशीन में बैठा हूँ मैं, और अभी दिसंबर का एंड चल रहा है। ये तकरीबन 5-6 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हालांकि मेरा इरादा था तंजानिया में ब्लॉग करने का, जितना मेरा टाइम था वहाँ पे तकरीबन 15 दिन का स्टे था, 2 हफ्ते थे। बहरहाल ये कि 1-2 दिन मैंने वीडियो बनाई है और उसके बाद घूमने फिरने में लग गए हैं, वीडियो बनाई ही नहीं है मैंने। बहरहाल ये कि मेरे पास क्लिप्स वगैरह पड़े हैं, तो आपको मैं साथ अटैच करके भी दिखाता रहूँगा। और अगर जिस किसी का तंजानिया आने का इरादा है तो यहाँ से आगे वो वीडियो को देख सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है, तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। तो पहले दिन की तो आपने सारी वीडियो देख ली है, उसके बाद जो आपको मैं बताऊँगा और साथ में क्लिप्स भी ऐड करूँगा ताकि आपको सही तरह पता चल सके। अच्छा जी, जो दारुस्सलाम में मेरा सबसे पहला दिन था उसमें मैंने दारुस्सलाम को ही एक्सप्लोर किया था थोड़ा बहुत। वहाँ पे एक मार्केट है, कारियोकी के नाम से मार्केट है, उम्मीद है मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं गया था। मतलब ये कि कपड़े, फ्रूट, सब्जी, मतलब दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। बहुत बड़ी मार्केट है कारियोकी मार्केट। अच्छा जी, उसके बाद मैंने वहाँ से ली थी सिम कार्ड। ज़रूरी बात यह है कि मैं एयरपोर्ट से सिम कार्ड लेना भूल गया था, रात का टाइम था, आपने देखा था वीडियो में। और अगले दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है सिम लेने में। तो अगर कोई आ रहा है तंजानिया तो सिम पहले से आप आके एयरपोर्ट से ले लें। ठीक है जी, एयरपोर्ट से आप सिम ले लें, सिम एक्टिव करवा लें। और दारुस्सलाम घूमने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक एप्लीकेशन बोल्ट। ठीक है जी, बहुत कन्वीनियंट है और चीप है। या तो आपके पास बोडा का ऑप्शन होता है, या बजाजी जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं रिक्शा, और या कार वगैरह, वहाँ पे डिपेंड करता है जितने आप लोग हैं। तो सबसे जो इजी ऑप्शन है वो मेरे हाथ से बोडा है। उसके अलावा बजाजी भी काफ़ी ठीक है। कार्स वगैरह अगर आप जाम से बचना चाहते हैं तो बजाज ठीक है। कार्स वगैरह ये है कि ज़रा सा जाम भी होता है, तो मेरा मशवरा ये है कि या बोडा या बजाज या रिक्शा, वो कन्वीनियंट है काफ़ी। अच्छा जी, सिम कार्ड मैंने ली है। उसके बाद जो है ना, अच्छा उससे अगले दिन फिर मैंने हॉस्टल में स्टे किया था। जिस हॉस्टल में मैं रह रहा था काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। और सबसे मज़े की बात, पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आगे रह रहे थे। मैं काफ़ी लोगों से वहाँ मिला और काफ़ी दोस्त भी बनाए हैं। और वहाँ पे एक मैंने दोस्त बनाया, उसका नाम था अली, ओमान से वो आया था। उसके बाद मैंने और अली ने, मतलब 2 नाम इकट्ठे थे जितना भी हमारा तंजानिया में टाइम था।
और रात को फिर हमने बारबेक्यू वगैरह किया था वहाँ पे, पूरा एक बकरा ज़बह किया था। मतलब ये कि बहुत मज़े का एक माहौल था। और उससे अगला जो मेरा दिन था दारुसलाम में, उसमें मैंने एक्सप्लोर किया था एक एरिया, उसका नाम है पोस्टर। काफ़ी खूबसूरत मुझे तो लगा है, साइड्स पे दरख्त हैं, मतलब ये एक साफ़ सुथरा सा एरिया है, पोर्ट के करीब ही है। उस एरिया को मैंने एक्सप्लोर किया था। उसके बाद मैंने लोकल फूड खाया था, पोर्ट के आसपास मैंने देखा था। उस दिन मैंने मतलब वही लोकल ही दारुसलाम मैंने एक्सप्लोर किया था। तीसरे दिन पे दारुसलाम ही थे, वहाँ पे एक दारुसलाम एक सिटी मॉल के नाम से एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है सिजलर के नाम से। मेरा अगर मेरे पास कोई क्लिप हो तो मैं अटैच कर दूंगा। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा खाना है, बिल्कुल ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड है। मेरे ख्याल से ऑनर का नाम नबील है, काफ़ी अच्छा आदमी है। आप वहाँ पे भी खाना वगैरह खा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, युगांडा से जब मैं गया था तंजानिया, सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है तंजानिया की, तंजानिया का फूड था। दारुसलाम इटसेल्फ बहुत डाइवर्सिटी है, दुनिया भर के वहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। दारुसलाम ऐसे नहीं कि मतलब ये कि जैसे कंपाला, यहाँ पे मेजोरिटी जो है ना वो लोकल लोगों की है, ब्लैक लोगों की है। बहरहाल दारुसलाम में चूँकि पोर्ट है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ये ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो उस टाइम पे जो लोग आए थे इंडिया से या सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम इंडिया पाकिस्तान तो नहीं था, तो सब कॉन्टिनेंट से जो लोग आए थे 100-150 साल पहले, तो वो वहाँ पे आके आबाद हो गए थे। इस टाइम भी दारुसलाम में मेरे ख्याल है कि तकरीबन अगर 50-50 नहीं तो 30-70 ब्लैक और ब्राउन मिक्स लोग हैं। और दारुसलाम में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म है। दारुसलाम में आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को देखेंगे, वाइट्स, चाइनीज़, मतलब घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, और बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है जी, इंडियन है, पाकिस्तानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, यूरोपियंस हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बिज़नेस है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़, अगर आप दारुसलाम आ रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप वहाँ पे जो एरिया मसाकी जहाँ पे मैं रह रहा था, अगर आप में से कोई आ रहा है तो आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है, सेफ़ एरिया, और बिल्कुल इंडियन ओशन के साथ है। और उसके बाद जिस हॉस्टल में मैंने स्टे किया था, गैलीवेंटर हॉस्टल, उस हॉस्टल में आप आके स्टे कर सकते हैं। मतलब ये है कि उसकी जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है $15 अप टू $70-80, डिपेंड करते हैं आप डॉम में स्टे कर रहे हैं, आप रूम ले रहे हैं, आप क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ। बहरहाल जो भी है ब्रेकफास्ट वहाँ पे इंक्लूडेड है, और मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पूल, लोगों की जो है ना कॉमन एरिया, आप लोगों से मिलते बैठते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हॉस्टल में रहें। मेरा ख्याल है मसाकी में 2 हॉस्टल्स ही हैं, एक स्नो लेपर्ड के नाम से और दूसरा ये गैलीवेंटर्स। तो मेरा मशवरा ये है कि आप गैलीवेंटर्स में स्टे कर सकते हैं। उसके अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि उसके साथ रेस्टोरेंट्स भी हैं, सुपर मार्केट वगैरह भी वहाँ पे करीब ही है। तो मतलब आप आना जाना कहीं भी आपने हो तो बोल्ट आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और आप विद इन मिनट्स आपके पास बोल्ट आ जाएगी और आप कहीं भी जा सकते हैं। और उससे अगले दिन हम गए थे जंजीबर। मतलब मैं और अली, हम दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे चूँकि। तो जंजीबर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फेरी ले सकते हैं या आप बाय एयर जा सकते हैं। मैं गया था फेरी से, जाना भी और आना भी फेरी से किया था। मेरे हिसाब से फेरी बेस्ट है, एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। उसके बाद जो फेरी का टिकट है मेरे ख्याल से तकरीबन $30-35 है फॉरेनर्स के लिए। जो रेजिडेंट्स हैं उसके लिए तो काफ़ी चीप है, पर जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए $30-35 जो है ना फेरी का दारुसलाम पोर्ट से जंजीबर तक का फेयर है। और जो फ़्लाइट है दारुसलाम से जंजीबर की, वो इससे भी चीप है। वो मेरे ख्याल से $20-30 की फ़्लाइट है। बाय एयर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा चीप है। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि आप फेरी से जाएँ, आप उसमें ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, जंजीबर एक दफ़ा पहुँच गए हम, वहाँ पे जंजीबर पोर्ट पे ही आपको पहले वहाँ से इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तकरीबन $45-50 की आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है भाई, किस चीज़ की इंश्योरेंस है। बहरहाल वो इन्होंने एक पैसे बनाए हुए, $45-50 जो आपको पे करने पड़ेंगे इंश्योरेंस के लिए। ठीक है जी। और वहाँ पे भी आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाते हैं जंजीबर में भी, और उसके बाद आप फ्री टू गो कहीं भी जा सकते हैं। वहीं से हमने फिर जंजीबर पहुँच के कार रेंटल वाला था, वहाँ से हमने एक बाइक रेंट किया था। हमारा पहले इरादा था कार रेंट करने का, बहरहाल वहाँ पे स्कूटर भी खड़े थे, बहरहाल हमारा प्लान बने कि स्कूटर रेंट करते हैं। अच्छा, अभी जंजीबर में जो है 2 साइड्स है घूमने की, एक नॉर्थ साइड है और दूसरी साउथ साइड है। वहाँ से हमने बाइक रेंट की है, मेरा ख्याल है $15 अ डे पे हमने स्कूटर रेंट किया था। मेरा ख्याल है $15 अ डे था। वहाँ से हमने स्कूटर रेंट करके तकरीबन जंजीबर स्टोन टाउन से, जो जंजीबर का पोर्ट है वो स्टोन टाउन भी है, तो वहाँ से लेकर हमें जम्बियानी, हमारा जो हमने जो जाना था वहाँ पे, वहाँ एरिया का नाम था जम्बियानी। तकरीबन मेरा ख्याल है 50-70 किलोमीटर, तो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा, मुझे सही शोर नहीं है। सबसे पहले हम गए थे जम्बियानी। वहाँ पे एक हॉस्टल था या रिजॉर्ट था या होटल था, उसका नाम था न्यू टेडी ऑन द बीच। तो सबसे बेहतरीन मैंने स्टे किया जंजीबर में, वो उस हॉस्टल में था। 2 नाइट का स्टे हमने वहाँ पे किया था, मैंने और अली ने। तकरीबन $20-25 वहाँ पे पर नाइट के चार्जेस थे।
ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और उसके बिल्कुल सामने ओशन है, रिलैक्सिंग है, बेहतरीन खामोशी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वहाँ पे स्टे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उसके बाद उसी दिन रात को फिर हम खाना खाने गए थे एक जम्बियानी के बिल्कुल साथ ही नेबरहुड है, उसका नाम है पाजे, तकरीबन 8-10 किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ पे एक पाजे में भी एक पर्टिकुलरली जगह उसका नाम है बेंटू। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी मज़े का खाना है वहाँ पे। अगर आपने खाना खाना है तो आप वहाँ से खाना ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे सी फूड भी है, बर्गर्स भी हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं बेंटू में। मतलब हमारा जितना भी स्टे था साउथ साइड की तरफ 3-4 दिन मेरे ख्याल से वहाँ पे रुके थे, हमने खाना बेंटू से ही खाया था। उससे जो अगला दिन था मेरा ख्याल है जुम्मा या हफ्ते का दिन था। तो वहाँ पे एक बिल्कुल सदर्न साइड पे कॉर्नर पे हम गए थे, एक जगह का नाम है मटिंडा बीच। काफ़ी खूबसूरत बीच है वहाँ पे, मतलब साइड पे सारे पत्थर हैं। अब मैं साथ क्लिप लगा दूंगा, आप देख लेंगे। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बीच। मतलब अगर आप जा रहे हैं जम्बियानी साइड पे तो कितना दूर नहीं है, 40-45 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ पे लाजमी जाके आप वो जगह भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जंजीबार जा रहे हैं तो आप जंजीबार को जो है ना, मतलब ये जो सेंट्रल जंजीबार जो है, बीचेस के अलावा जो भी जंजीबार है वो एक नॉर्मल शहर की तरह शहर है। जैसे एक नॉर्मल अफ्रीका का कोई भी शहर होता है, वहाँ पे लोग अपने काम कर रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पर जंजीबार में जो भी पार्टी है या एंजॉयमेंट है या जो भी घूमने फिरने की जगह है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदाजे से बीचेस ही हैं, अदर देन ओल्ड टाउन जो बिल्कुल सी पोर्ट के साथ है। तो उस अगले दिन जैसे आपको मैंने बताया मिटेंडे बीच पे गया। मैं सारी चीज़ स्क्रीन पे डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। हमने 2 रातें स्टे किया था न्यू टेडी ऑन द बीच में। फिर हम आगे चले गए थे जिसका नाम है पाजे। अच्छा, हमने एक रात पाजे में स्टे किया था। अच्छा, आपको मैं जम्बियानी की बात बता दूँ, अगर आपने हॉर्स राइडिंग वगैरह करनी है, अगर आपको सुकून चाहिए, आप जो है ना खामोशी में रहना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो जगह है वो जम्बियानी है। खामोशी है, सुकून है। अगर आपने काइटिंग वगैरह करनी है, सर्फिंग वगैरह करनी है और कोई एक्टिविटी करनी है अपने घर, तो उसके लिए पाजे बेस्ट है। हमने एक रात ही पाजे में स्टे किया था। जिस हॉस्टल में स्टे किया था उसका नाम था योर जंजीबार प्लेस। वो भी बेहतरीन रिजॉर्ट था, काफ़ी खूबसूरत था और चीप भी था, इतना महंगा भी नहीं था। मेरा ख्याल है $15 या $20 हमने पे किया था पर नाइट का। और हमने जो भी स्टे किया वो सारा हमने स्टे किया था इसमें डॉम में। ठीक है, एक तो चीप भी है और लोगों से मिलना जुलना भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मज़ा आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम फिर वापस हमने जाना था नॉर्थ साइड पे। नॉर्थ साइड पे जब हम जाते हैं तो सेंटर में जो है हमारा स्टोन टाउन आता है। जो जंजीबार का मेन सिटी है, जो स्टोन टाउन है या पोर्ट है, जब एयरपोर्ट है, वो बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे साउथ है, वहाँ पे नॉर्थ है। मतलब आपको अगर एक साइड से दूसरी साइड पे जाना तो आपको यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा। अब बाईपास भी है बरल, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और हमने बाइक लिया था, वहाँ से बाइक रेंट किया था। बरल बड़ी मुश्किल हुई थी, हमें बाइक रेंट किया था। हमारे पास में अली का लगेज बहुत बड़ा था, मेरा एक बैक पैक था, पर अली का लगेज बहुत बड़ा था और बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं बाइक भी चला रहा था और लगेज भी साथ और अली भी साथ बैठा था, मेरा भी बैग था। फिर हमारा इरादा इस तरह था कि हम वापस आएँ, यहाँ से पहले हम बाइक वापस करें, गाड़ी रेंट करें, उसके बाद हम आगे नॉर्थ की तरफ जाएँ। फिर हम वापस आए, वहाँ में हमने गाड़ी रेंट किया, निसान गाड़ी हमने रेंट की एक वहाँ से, और $30 पर डे हमने उसका रेंट पे किया था। बाइक हमने 3-4 दिन के लिए रेंट की थी, उसके बाद हमने तीन दिन में हाल हमने गाड़ी रेंट की थी। अच्छा, अगर आप जंजीबार आ रहे हैं तो सबसे जो कन्वीनियंट ऑप्शन है, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप 1 या 2 लोग हैं, बैक पैकर्स हैं, तो आप बाइक रेंट कर लें। अगर आप 3-4 लोग हैं, लगेज भी है, तो आप गाड़ी रेंट कर लें। ठीक है, अगर आप टैक्सीज लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा पैसे मान लेते हैं टैक्सी वाले। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका परमिट का कोई मसला नहीं है, विद इन अ डे $10 की फ़ीस है, आपको परमिट वहाँ पे लोकली मिल जाता है। ठीक है, तो गाड़ी रेंट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या कम लोग हैं तो स्कूटर ठीक है। अच्छा, जो नॉर्थ जो मेन टूरिस्टी पॉइंट है या नेबरहुड है, उसका नाम है नुंगवी। फिर हम गए नुंगवी, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल वगैरह देखे, होटल्स देखे, सारे फुल थे, कोई जगह भी खाली नहीं थी। फिर हमें एट द एंड एक जगह मिली, हॉस्टल मिला है, उसका नाम था कंपास हॉस्टल। काफ़ी ढूंढने के बाद तकरीबन हम 2-3 घंटे हमने एक्सप्लोर किया था। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको मैं जो नाम बता रहा हूँ स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, आप अपना लिख लें। मेरा मशवरा ये है कि ये जगह आप आके रह सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, ईजी है, साफ़ सुथरा, हर चीज़ यहाँ पे, फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पे हैं। तो हमने जो नुंगी में स्टे किया था उसका नाम था कंपास हॉस्टल। तकरीबन यहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था और हमने रूम में सामान वगैरह रखा। फिर हम चले गए थे बीच पे, नुंगी बीच पे, खाना वगैरह हमने खाया है। काफ़ी धूप थी उस टाइम। फिर हम आ गए वापस, हम फिर चले गए थे असर के बाद हम वापस चले गए थे फिर मेहर वाली बीच पे। नुंगी की मेन एक्टिविटीज़ हैं, आपने अगर स्कूबा डाइविंग करनी है, उसके अलावा जेट्स की, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको नुंगी में करने के लिए मिलेंगी। और मेरे हिसाब से नुंगी बीच जंजीबार का मेन पॉइंट है, मेन टूरिस्टी अट्रैक्शन जो है जंजीबार की, वो नुंगवी है। काफ़ी ज़्यादा रश था,
बंदे पे बंदा चढ़ा होता, इतने लोग थे और पता नहीं यूरोपियंस और चाइनीज़ और दुनिया जान के लोग आए हुए थे, लोकल अफ्रीकन्स भी थे। पर मुझे इतनी ज़्यादा रश पसंद नहीं है, तो मुझे जो ज़्यादा एरिया पसंद आया था वो साउथ साइड पे जम्बियानी और पाजे मुझे ज़्यादा पसंद आया था, सिर्फ लोगों की वजह से। और फूड भी इतना अच्छा नहीं था नॉर्थ साइड पे, जो नुंगवी वगैरह हमने खाना खाया था। अगर आप सी फूड पसंद करते हैं फिर तो आप कहीं भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि साउथ ओशन है तो हर किस्म का वहाँ पे सी फूड अवेलेबल है। तो उस दिन हमने स्टे किया था फिर कंपस में, और मतलब 2 रातें हमने वहाँ पे स्टे की थी। अच्छा, पहला दिन हमने नुंगी बीच एक्सप्लोर किया था, फिर दूसरे दिन नुंगी के बिल्कुल साथ ही एक जगह, उसका नाम है केंदुआ। फिर हम आए थे केंदुआ बीच में, और केंदुआ बीच जो है ना, उसका जो मतलब सैंड है या जो बीच एरिया वो काफ़ी बड़ा है नुंगवी से। अब मैं वीडियो भी अगर मेरे पास हो तो मैं लगा दूँगा, आप देख लेंगे। तो नुंगवी है, उसका बीच छोटा सा बीच है, बहरहाल जो केंदुआ बीच है वो काफ़ी बड़ा उसका बीच है। वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आया, तकरीबन 3-4 घंटे हमने केंदुआ बीच पे गुजारे थे। और केंदुआ बीच में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करने के लिए, कायाक वगैरह आप वहाँ पे रेंट कर सकते हैं, जो जेट स्कीज़ हैं वहाँ पे, बोट्स हैं वहाँ पे आप रेंट कर सकते हैं। वहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम वहाँ से निकले केंदुआ से, फिर वापस आ गए थे नुंगवी में। उसी रात जिस हॉस्टल में हम स्टे कर रहे थे, उनकी तरफ से एक फ्री डिनर भी था, उनका अपना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम डिनर पे गए थे और काफ़ी मज़ा आया था हमें उस दिन। मेरे ख्याल से इतवार का दिन था। अच्छा जी, वहाँ पे कल्चरल डांस चल रहा था, मतलब जितनी अवेलेबिलिटी थी उनके पास उतने ही लोग वहाँ पे आए थे, कोई नहीं एक्स्ट्रा लोग नहीं थे और ज़्यादा रश नहीं बना था। बहरहाल बड़े मज़े की वो रात गुजरी है। वहाँ पे सांप वगैरह भी लेके आए थे सब लोग, वहाँ उसकी तस्वीरें भी ले गए, मैंने भी खैर तस्वीर ली थी, वीडियो बनाई थी। अच्छा जी, उसके बाद हम वहाँ से क्लियर होके वापस आ गए थे। रात हमने गुजारी है फिर कंपस हॉस्टल में, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अगले दिन सुबह हम निकल गए थे वहाँ से ओल्ड टाउन की तरफ, स्टोन टाउन जिसे हम कहते हैं, जो ज़ंज़ीबार का मेन सिटी है, जहाँ पे सी पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे आपको मैंने पहले बताया। जो स्टोन टाउन पे जिस हॉस्टल में हमने स्टे किया था वो उसका नाम है जेड लाइफ। स्टोन टाउन में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं और होटल्स हैं, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए स्टे किया था, बिल्कुल स्टोन टाउन के अंदर था, बिल्कुल सेंटर में ये जगह थी, और विद इन $15 to $30 का भी पर नाइट का स्टे था। अच्छा, जहाँ पे भी हमने स्टे किया था मैंने और अली ने इस ट्रिप के दौरान, सारे जो हॉस्टल $15 to $30 के अंडर थे और सबका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अच्छा, उसके बाद हमने स्टोन टाउन एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया स्टोन टाउन देख। हो सकता है आपने टिकटॉक पे वीडियो भी देखी हो, वो लोग जो है ना वहाँ से भागते हैं और पानी में जंप करते हैं। मेरे पास क्लिप्स हैं, मैं अटैच करूँगा, आप लाजमी देखें। एक और बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है स्टोन टाउन में, उसका नाम है लुकमान रेस्टोरेंट। मुझे तो वो ख़ास पसंद नहीं आया। सारा पता नहीं सुबह फजर के टाइम वो खाना बनाते हैं और रात तक वही बेचते रहते हैं, कुछ भी फ्रेश नहीं है। एक बिरयानी उनके पास होती है, वो डे टाइम आती है, 12 से लेकर 2 के दरमियान बिरयानी आती है, वो फ्रेश होती है, बाकी उनके पास कुछ भी फ्रेश नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है लुकमान की। खैर, हमने वहाँ से 1-2 दिन खाना खाया था। उसके बाद ज़ंज़ीबार की एक और फूड स्ट्रीट मशहूर है रात के टाइम पे, वहाँ पे जो है ना बिल्कुल ओशन के साथ फूड स्ट्रीट बनी हुई है। उनके पास भी कुछ भी फ्रेश नहीं होता, सारा पुराना खाना होता है। हो सकता है उस टाइम जब मैं गया हूँ कुछ बिका ना हो पहले दिनों में, बहरहाल फ्रेश नहीं है। जो फूड स्ट्रीट पे वहाँ पे फूड है वो फ्रेश नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से हम वापस आए हैं अगले दिन सुबह, मतलब एक रात हमने स्टोन टाउन में स्टे किया था, वापस फिर हम आ गए थे। अच्छा, टिकट हमने फिर उसी दिन ले लिया था जिसमें हमारा स्टे था, रात के टाइम पे हमने टिकट ले लिया था। फिर अगले दिन सुबह हमारी रात से 7 या 9 बजे की फेरी थी, और फिर हम वापस आ गए थे दारुसलाम में। और फिर दारुसलाम में मेरे ख्याल से 3 रातें मैंने स्टे किया था, 2 रात का अली का स्टे था। फिर हमने लोकली घूमे फिरे हैं, बीच पे गए थे दारुसलाम में भी खैर बीच है। और एट द एंड अगर आप मुझसे पूछें भाई तंजानिया जाना या ज़ंज़ीबार जाना या दारुसलाम जाना वर्थ इट है या नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको 100% तंजानिया जाना चाहिए। और अगर बजट की बात करें, सफारी एक्सक्लूडेड, सफारी अगर हम इंक्लूड ना करें, तो मेरा जितना खर्चा हुआ था तकरीबन $1500 मेरे लगे थे वहाँ पे 2 हफ्तों में। आप 1500 से कम भी लगा सकते हैं, आप 800 भी लगा सकते हैं, 1000 भी लगा सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके पास कितने लगाना चाहते हैं और कितना आपका बजट है। तकरीबन $1500 सिर्फ उसमें जो है ना, मेरा वहाँ पे स्टे और खाना पीना इंक्लूडेड था, या ट्रांसपोर्टेशन थी, जो फ़्लाइट है वो अलग थी। मैं तो युगांडा से गया था, मेरी और फ्लाइट थी। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको फ़्लाइट जो आपको पता होगी कितने की पड़ती है। तो 1500 में आप एक अच्छा स्टे कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग सफारी। सफारी बहुत महंगी है वहाँ पे, अगर आप करना चाह रहे हैं सफारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंपनीज हैं जो सफारी को ऑपरेट कर रही हैं। अच्छा जी, अभी आपको मैं बताता हूँ कि युगांडा आने के बाद मैं कहाँ पे मसरूफ़ हो गया था। ये देखें, मशीन्स कुछ इंपोर्ट की थी, और आपको मैंने वीडियोस में पहले भी दिखाया है, जब कोई मशीन इंपोर्ट होती है तो वो पार्ट्स में इंपोर्ट होती है। अभी आपको मैं मशीन्स की थोड़ी डिटेल बताता हूँ और बताता हूँ कहाँ से इंपोर्ट की हैं। सबसे पहले ये मशीन है कैटरपिलर D6R XL।
हालांकि जो कैटरपिलर की D6 सीरीज़ है वो 18 से 20 टन के दरमियान होते हैं, H हो गया या R हो गया या T है, पर ये XL है 25 टन की ये मशीन है, और ये भी कैटरपिलर D6 R ही है। ये दोनों सेम मशीन है, बहरहाल ये 25 टन है और ये गालिबन 18-20 टन की मशीन है। उसके बाद जो अगला बुलडोज़र है, अच्छा ये आपको मशीनें दो मैंने दिखाई, इन्हें कहते हैं बुलडोज़र। ये जो मशीन है ये कैटरपिलर D7H सीरीज़ 2, इसके पीछे जो आप ये चीज़ देख रहे हैं इसे कहते हैं विंच, और इसका साइज़ आप देख लें, मेरी तकरीबन 6.2 की हाइट है, और ये चेक कर लें आप मशीन का साइज़ कितना बड़ा है। कैटरपिलर D7H सीरीज़ 2। एक ये मशीन इंपोर्ट की था, अच्छा वो जो आपको पहले मैंने दो मशीनें दिखाई हैं, ये वाली और दूसरी जो D6 ये दोनों D6R, ये दोनों दुबई से आई थी, और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मशीन आई थी अमेरिका से, ह्यूस्टन टेक्सास से। उसके बाद ये एक मशीन है कैटरपिलर D6R LGP। आप देख लें जो LGP होती है उसकी वाइड चेन्स होती हैं, मतलब सॉम्स में जो कच्चा एरिया या मडी एरिया उसमें ये चीज़ चेन्स यूज़ होती हैं। ये भी बुलडोज़र है और ये भी बुलडोज़र है, आप चेन्स का फ़र्क देख सकते हैं। जो LGP होती है उसकी चेन्स बड़ी होती हैं। उसके बाद ये एक मशीन है, अच्छा ये मशीन भी US से इम्पोर्ट हुई थी, मतलब ये दोनों मशीनें साथ आई थी, ह्यूस्टन टेक्सास से ये भी आई थी, वो भी टेक्सास से आई थी अमेरिका से। उसके बाद ये मशीन है, ये कैटरपिलर 963 ऑर्डिनरी चेन लोडर है, ये मशीन आई थी नेदरलैंड से। और एक और जो आखिरी मशीन है ये कैटरपिलर D6H बुलडोज़र, ये भी बुलडोज़र है। ये ऑर्डिनरी कैटरपिलर D6H, ये LGP वैसे लिखा हुआ है, ये है नहीं LGP, ये D6H ऑर्डिनरी बुलडोज़र। इन सब मशीनों में सिर्फ एक मशीन में रिपर है, बाकी किसी मशीन में रिपर नहीं आता। जो अमेरिकन मशीन हैं उनमें खासकर रिपर नहीं होता। ये मशीन पाकिस्तान से इंपोर्ट हुई थी तो इसलिए इसमें रिपर है, बाकी मशीनों में रिपर नहीं है। तो चले जी, ये थी वीडियो तंजानिया की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपको थोड़ी सी मैंने मशीनरी भी दिखा दी है। तो चलें जी, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।